जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो साथियों हो जाइए तैयार और आप सभी साथी से गुजारिश है कि पेन कॉपी लेके बैठ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आज के सेशन का पहला सवाल और आज का सेशन काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करते हुए चलिए शुरू कीजिए पहले प्रश्न से। तो आप लोग भी साथ में जवाब देते हुए चलिएगा। ये रहा पहला सवाल आपके सामने में कि कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किससे बनी होती है। बताना है आपको कि कोशिका झिल्ली जो होता है वो मुख्य रूप से किससे बनी होती है। क्या वो आपका कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, या फिर प्रोटीन, या फिर वसा और प्रोटीन, या फिर खनिज से। बताइए साथियों, कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किससे बनी होती है। फटाफट इस सवाल का आप लोग जवाब दीजिए। देखिए आपको बताते चले कि जो आपका जंतु कोशिका होता है ना साथियों, कौन सा कोशिका, जंतु कोशिका। जैसे हम लोग जंतु कोशिका, हम लोगों के अंदर जो कोशिका पाया जाता है उसको जंतु कोशिका बोलते हैं। और जंतु कोशिका का जो बाहरी परत होता है उसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और साथियों देखिए ये आपका किसका, वसा और प्रोटीन का बना होता है। किसका, वसा और प्रोटीन का बना होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं पे वसा नहीं लिख करके क्या लिखा रहता है, लिपिड लिखा रहता है। क्या साथियों, लिपिड प्लस प्रोटीन लिखा रहता है। तो इसको भी आपको, ये भी सही होगा इस सवाल का जवाब। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर लिपिड और प्रोटीन रहे तब भी सही हो जाएगा, वसा और प्रोटीन रहे तब भी सही हो जाएगा। यानी कोशिका झिल्ली जो है ये आपका जो जंतु कोशिका की जो सबसे बाहरी परत है ये किसका बना होता है, वसा और प्रोटीन का बना होता है। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसके बाद, एक के बाद दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। ये रहा दूसरा सवाल, आप लोग जवाब दीजिएगा कि जब कोई वस्तु द्रव में डुबाई जाती है तो वह किस बल के कारण ऊपर उठती है। बताइए, किसी वस्तु को जब आप द्रव में डुबाइएगा तो वो क्या करता है, कुछ देर बाद ऊपर उठ जाता है। साथियों किस बल के कारण आपको बताना है। क्या गुरुत्व बल के कारण, या फिर घर्षण बल के कारण, या फिर अधिस्थैतिक बल के कारण, या फिर साथियों अपस्थित बल जिसको उत्प्लावन बल भी कहा जाता है। इसको आप एक और नाम लिख लीजिएगा, इसको बोलते हैं क्या, उत्प्लावन बल। कौन सा बल, उत्प्लावन बल, जिसको बॉयन फोर्स कहा जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब आप जवाब दीजिए कि किसी वस्तु को आप डुबा रहे हैं, फिर वो क्या कर रहा है, कुछ देर बाद वो आपका बाहर निकल आ रहा है। तो देखिए वहाँ पर जो एक बल कार्य करता है उसको बोलते हैं उत्प्लावन बल। कौन सा बल साथियों, उत्प्लावन बल कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। और आप घर्षण बल के बारे में जान लीजिए। क्या साथियों, घर्षण बल के बारे में आप जानिए कि ये बल आपका कहाँ पे, इसी बल की वजह से ना हम लोग सही से चल पाते हैं। जहाँ पे घर्षण बल कम होता है साथियों वहाँ पे अपना फिसल करके गिर जाते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जो चिकनी सतह होता है ना वहाँ पे घर्षण बल क्या होता है, काफ़ी कम होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जो आपका खुरदरी सतह होता है, खुरदरी जहाँ पे दरदरिया टाइप का होता है वहाँ पे आपका घर्षण बल ज़्यादा होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। चलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दो के बाद तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा सवाल, आप सभी साथी से गुजारिश है आप लोग भी जवाब दीजिए। तीसरा सवाल क्या है कि पाचन क्रिया में अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। बताइए अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इस बात को जवाब दीजिए। और आप जानिए कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा कि कौन सा एंजाइम अमाशय में पाया जाता है, आपको जवाब देना है कि आपका ट्रिप्सिन पाया जाता है, या फिर पेप्सिन पाया जाता है, साथियों एमिलेज पाया जाता है, या फिर लाइपेज। फटाफट इस सवाल का जवाब दीजिए कि पाचन क्रिया में अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा अमाशय में ना साथियों पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा, पेप्सिन जो है ये आपका अमाशय में पाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जब ना देखिए आपके अमाशय में क्या HCl की उपस्थिति होती है। किसकी, HCl की उपस्थिति की वजह से ये आपका पेप्सिन क्या होता है साथियों, ये आपका पेप्सिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिनोजेन में। किस में, पेप्सिनोजेन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, किसमें, पेप्सिनोजेन में ये आपका कन्वर्ट हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है साथियों। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ से कुछ और सवाल पूछे तो आपको घबराना नहीं है। अगर कुछ और सवाल पूछे, जैसे आपको पूछ दे कि जैसे ट्रिप्सिन हो गया, एमिलेज हो गया, लाइपेज हो गया, ये सब एंजाइम कहाँ पाया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका ट्रिप्सिन, और साथियों रुकिएगा हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए आपका जो लाइपेज और ट्रिप्सिन है ना साथियों, लाइपेज और ट्रिप्सिन ये दोनों, लाइपेज और ट्रिप्सिन ये दोनों आपका किस में पाया जाता है, ये दोनों छोटी आंत में। किस में साथियों, छोटी आंत। इस बात को भी आप ध्यान रखिए, कहाँ पे, छोटी आंत में पाया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आपका एमाइलेज जो है साथियों ये आपका एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है, ये आपका लार में पाया जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इन सभी बातों को आप ध्यान रखिएगा। और देखिए अगर और जानिएगा आप तो छोटी आंत जो है ना साथियों यहाँ पे आपका क्या होता है, भोजन का पाचन कंप्लीट होता है। भोजन पूरी तरह से आपका छोटी आंत में पच जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं 3 के बाद चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
ये रहा चौथा सवाल आपके सामने में। देखिए जवाब देने का कोशिश कीजिए आप सभी साथी कि हीटर, टोस्टर और आयरन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए आप हीटर को देखे होंगे, टोस्टर को देखे होंगे और आयरन तो स्पेशली सारे लोग देखे होंगे कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या ये आपका चुंबकीय प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिर साथियों रासायनिक प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिर तापीय प्रभाव पर, या फिर ध्वनि प्रभाव पर। तो देखिए हीटर को जब आप उसमें विद्युत ऊर्जा दीजिएगा, जब आप उसमें कौन सा ऊर्जा साथियों, विद्युत ऊर्जा जब उसमें आप दीजिएगा तो क्या हो जाता है, वो हीटर आपका गर्म होने लगता है। नाम ही देखिए क्या हीटर है। और आयरन में भी सेम कहानी है, टोस्टर में भी सेम कहानी है। यानी उसमें आप जब विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं तो क्या हो जाता है, ताप हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा तापीय हो जाता है, काफ़ी उष्मीय हो जाता है, काफ़ी गर्म हो जाता है। इसलिए साथियों ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा क्या, तापीय प्रभाव। कौन सा सिद्धांत, तापीय प्रभाव सिद्धांत पर यह कार्य करता है। आपका हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, आयरन हो गया। यानी इस सवाल का आपका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 4 के बाद 5वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों फटाफट। ये रहा 5वां सवाल आपके सामने में, विटामिन से सवाल है। आपको जवाब देना है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन से, बताइए। देखिए विटामिन ना, एक क्या होता है आपका पानी में घुलनशील, और साथियों एक आपका होता है क्या, वसा में घुलनशील। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और देखिए यहाँ से आप ट्रिक याद रखिएगा कि वसा में जो घुलनशील होता है ना साथियों, उसको याद रखने का ट्रिक क्या रखिएगा आप, कीड़ा। क्या साथियों, कीड़ा याद रखिएगा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, इसको आप ध्यान रखिएगा, यानी कीड़ा से। और देखिए बचा कौन आपका, बी और सी बचा, ये आपका क्या हो जाएगा, पानी में घुलनशील हो जाएगा। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए बोला था क्या कि पानी में घुलनशील बोला था, तो क्या हो जाएगा साथियों, बी और सी हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, बी और सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे 5 के बाद 6ठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। ये रहा साथियों 6ठा सवाल, आप लोग जवाब दीजिए फटाफट। चलिए साथियों जवाब दीजिए फटाफट आप लोग कि पेन की नीब से स्याही का ऊपर चढ़ना किस सिद्धांत पर आधारित है। बताइए ये किस सिद्धांत पर आधारित है। क्या ये वाष्पन की सिद्धांत पर आधारित है, या फिर आसवन साथियों, या फिर केशिका क्रिया, या फिर घनत्व। बताइए क्या बोला है कि पेन की नीब से स्याही का ऊपर चढ़ना किस सिद्धांत पर आधारित है। तो देखिए साथियों इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका केशिका क्रिया। क्या हो जाएगा, केशिका क्रिया सिद्धांत पर ये आपका आधारित है। अब देखिए केशिका क्रिया से ना और आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। जैसे में क्या, पौधों में पानी का परिवहन। जैसे साथियों आप देखते हैं ना, पौधों में जो पेड़ पौधे जो होते हैं, इसमें पानी का जो परिवहन होता है, पौधों में पानी का परिवहन, आप लोग भी नोट कर लीजिएगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पौधों में पानी का जो परिवहन होता है ना, वो आपका किससे, केशिका क्रिया सिद्धांत द्वारा होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और देखिए हमारे शरीर में जो रक्त का जो वहन होता है, हमारे शरीर में जो रक्त का वहन जो होता है, वहन या संवहन बोलिए आप, रक्त का संवहन जो होता है साथियों, ये भी आपका किस में होता है, ये भी केशिका क्रिया द्वारा होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये जो आपका पेन की नीब से स्याही का ऊपर चढ़ना, ये भी आपका केशिका क्रिया द्वारा हो जाएगा। यानी इन सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसके अलावा बाकी सब बात को भी आप नोट कर लीजिएगा साथियों। चलिए साथियों 6 के बाद बढ़ते हैं 7वां प्रश्न की ओर फटाफट। इसी तरह से आप लोग भी जवाब देते चलिए, अच्छा लगता है। चलिए 7वां सवाल आपके सामने में देखिए क्या है कि प्रकाश का परावर्तन किन सतहों से अधिक होती है। बताइए। देखिए प्रकाश का जो परावर्तन है साथियों, क्या होता है आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें ना किसी चिकनी या फिर चमकीली सतह से, या फिर जिसको आप क्या बोल सकते हैं, अपारदर्शी, यानी जिससे आपका पार ना हो, उस सतह से क्या होता है साथियों, टकरा करके फिर उसी माध्यम में जो लौट जाता है प्रकाश की किरणें, इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इसी घटना को प्रकाश के परावर्तन के नाम से जाना जाता है। और बोला है कि प्रकाश का परावर्तन किन सतहों में अधिक होगा। तो देखिए साथियों, क्या खुरदरी सतह पर, या फिर काली सतह पर, या फिर चिकनी और चमकदार सतह पर। तो साथियों बिल्कुल सही, आपका चिकनी और चमकदार सतह पर क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन सबसे अधिक होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और साथियों ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। एक क्या है, आपतन कोण, और जो परावर्तन कोण है साथियों वो आपस में बराबर होता है। यानी इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे इसी तरह से 7 के बाद 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते साथियों, आप लोग इसी तरह से जवाब देते चले। ये रहा 8वां प्रश्न आपके सामने में, आप लोग जवाब दीजिए साथियों। देखिए क्या है कि ड्राई आइस किसे कहते हैं। आपको बताना है कि ड्राई आइस किसे कहा जाता है। क्या जमी हुई नाइट्रोजन को कहा जाता है, या फिर ठोस अमोनिया को कहा जाता है, या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, या फिर साथियों ठोस ऑक्सीजन को कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ड्राई आइस के नाम से ना
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। किसको? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। देखिए ड्राई आइस के जगह में ना आपको एग्जाम में शुष्क बर्फ भी लिखा रहता है। क्या साथियों? शुष्क बर्फ, क्योंकि ड्राई माने होता है शुष्क और आइस का माने होता है बर्फ। अगर आपके एग्जाम में शुष्क बर्फ लिखा रहे तब भी आपको घबराना नहीं है, चाहे ड्राई आइस लिखा रहे या फिर शुष्क बर्फ लिखा रहे साथियों, तो क्या हो जाएगा वो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और आप लोग को बताते चले ये वाली सवाल ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पूछा गया सवाल है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। ये सारी सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए बढ़ते हैं 8 के बाद 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। ये रहा सवाल संख्या 9। आप लोग जवाब दीजिए फटाफट इस सवाल का। देखिए क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, बताइए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। क्या पहला ऑप्शन है कि जो जल में घुलकर अम्ल बनाता है उसको कहते हैं, या फिर जो जल में घुलकर विद्युत धारा प्रभावित करता है इसको कहते हैं, या फिर साथियों जो जल में घुलकर क्षार बनाता है, या फिर साथियों जो जल में अघुलनशील हो। बताइए इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोलाइट ना साथियों क्या होगा, जो जल में घुलकर, किसमें? जल में घुलकर विद्युत धारा प्रभावित करता है। क्या? जल में घुलकर की जो विद्युत धारा प्रभावित करता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे साथियों आपका सोडियम क्लोराइड जो है, सोडियम क्लोराइड ये आपका शुष्क रहेगा तो इससे क्या होगा? विद्युत धारा पास नहीं होगा। लेकिन इसी को जब हम लोग जल में घोलेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका Na+ और आपका Cl- में टूट जाता है साथियों, यानी ये आयनित हो जाता है और इस कंडीशन में क्या हो जाता है? उससे विद्युत धारा पास होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। यहाँ से सवाल भी बनता है कि जो शुष्क सोडियम क्लोराइड होता है, यानी शुष्क जो नमक होता है उससे आपका करंट पास नहीं होता है, लेकिन जल में घुलित जो नमक होता है उसमें करंट पास होता है। इसलिए होता है क्योंकि वो क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है। इस वजह से उससे विद्युत धारा प्रभावित होती है साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए 9 के बाद बढ़ेंगे इसी तरह से 10वां सवाल की ओर। बस इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहें। ये रहा 10वां सवाल आपके सामने में कि तांबे के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। देखिए जो कॉपर का जो तार होता है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? क्या धनावेश के कारण, या न्यूट्रॉन के कारण, या फिर इलेक्ट्रॉन के कारण, या फिर प्रकाश के कारण? तो देखिए साथियों आप जानते हैं कि क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है, इसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है साथियों ये आपका नाभिक में रहता है। कहाँ पे? नाभिक में रहता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आप जानते भी हैं। उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन जो है ना साथियों, इलेक्ट्रॉन ये आपका कक्षों में घूमते रहता है। इसलिए साथियों ये इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है? तांबे के तार में विद्युत धारा का प्रवाह करने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रॉन ही करता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। और बस आप यहाँ से इस सवाल का ये जवाब दे दीजिए कि इलेक्ट्रॉन पर ना कैसा चार्ज होता है। क्या उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है या निगेटिव चार्ज होता है? और साथियों ये भी बताना है कि उसमें कितना चार्ज होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। चलिए बढ़ेंगे 10 के बाद 11वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे इसी तरह से फटाफट। ये रहा 11वां सवाल आपके सामने में। जवाब दीजिए क्या है साथियों कि मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। बताइए मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? क्या अस्थि है जिसको हड्डी बोलते हैं, या फिर नाखून जो आपका केराटिन से बना है, या फिर मांसपेशी, या फिर साथियों दांत का इनेमल? बताइए मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होगा। तो देखिए आप सबको पता है कि जो दांत का इनेमल होता है ना, दांत का इनेमल ये सबसे कठोर पदार्थ होता है मानव के शरीर में, हड्डियों से भी ज़्यादा कठोर होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। देखिए दांत का इनेमल नहीं लिख करके कहीं कहीं पे आपके एग्जाम में क्या लिखा रहता है? इनेमल सिर्फ लिखा रहता है, तब भी आपका वही जवाब होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से कुछ बातें और आप जान लीजिए। जो दांत है ना साथियों, ये दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलते हैं साथियों? इंसीजर। उसके बाद एक को बोलते हैं केनाइन, फिर बोलते हैं प्रीमोलर, और एक आपका क्या होता है? सबसे लास्ट वाला सबको बोलते हैं मोलर बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा साथियों। दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं, और सारे दांत जो है सबका अपना अपना अलग काम होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और देखिए मानव शरीर में जो सबसे कठोर भाग होता है वो आपका दांत का जो ऊपरी परत होता है जिसको इनेमल बोलते हैं, वही क्या होता है साथियों? शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। चलिए बढ़ते हैं 11 के बाद 12वां सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा 12वां सवाल। आप लोग भी जवाब दीजिए कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। बताइए प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है? क्या प्रकाश की दिशा बदलने से होता है, या फिर माध्यम के तापमान से होता है,
या फिर साथियों दो माध्यमों के अपवर्तनांक के अंतर से होता है, या फिर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बदलने से होता है। आप लोग को जवाब देना है कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। तो देखिए आप जानते हैं ना कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, क्या आप इस बात को पढ़े हैं क्लास 9 10th में कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो क्या होता है कि या तो वो अभिलंब की ओर आएगी या फिर अभिलंब से दूर भाग जाएगी। अब देखिए वो डिपेंड करता है कि वो किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है। अगर साथियों अगर विरल से अगर सघन में जाएगा, किससे, विरल से अगर सघन में जाएगा, तब उस कंडीशन में वो क्या अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। अगर सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भाग जाती है। और देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि माध्यम बदल रहा है। यहाँ पे पहला माध्यम क्या हवा है, दूसरा माध्यम क्या है साथियों पानी है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो आपका दो माध्यमों के अपवर्तनांक के अंतर से होता है। किसके, दो माध्यमों के अपवर्तनांक के अंतर से होता है। जैसे हवा का अपवर्तनांक अलग होता है, पानी का अपवर्तनांक अलग होता है। साथियों आपको बस प्यार से कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो सबसे फेमस है, आपको बार बार पूछा गया है कि हीरा जो है, हीरा का अपवर्तनांक कितना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए आप लोग को बोलते हैं लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं कमेंट करते हैं। देखिए जो सवाल पूछा जाता है उसको अगर आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा तो वो बात ना आपके दिमाग में छप जाएगा साथियों, और अगर एग्ज़ाम में वो आप उसको भूल नहीं पाइएगा। चलिए 13वां सवाल आपके सामने में। 13वां सवाल क्या है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा। क्या शुद्ध जल का पीएच मान 1 होगा या फिर 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। फटाफट जवाब दीजिए। देखिए शुद्ध जल नहीं पूछ के कभी कभी आपको क्या पूछ देता है, वर्षा जल भी पूछ देता है। क्या बोलता है साथियों, वर्षा जल। चाहे वर्षा जल बोले या फिर शुद्ध जल बोले, एक ही बात है, आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है। तो देखिए शुद्ध जल का पीएच मान कितना हो जाता है, वो आपका 7 हो जाएगा। कितना, 7 हो जाएगा शुद्ध जल का पीएच मान। देखिए आप लोग को बता दे रहे हैं, अगर आप लोग नोट किए हैं तो आप लोग ध्यान रखिएगा पीएच मान से रिलेटेड ना जो भी चार्ट है उसको आप याद कर लीजिए साथियों, क्योंकि एक सवाल पीएच मान से पूछे जाते हैं एग्जाम में हर हाल में। चलिए 13 के बाद अब बढ़ेंगे इसी तरह से हम लोग 14वां प्रश्न की ओर। ये रहा 14वां सवाल आप लोगों के सामने में। आप लोग जवाब दीजिए। 14वां सवाल क्या है साथियों कि लैक्टिक अम्ल शरीर में किस स्थिति में बनता है। बताइए लैक्टिक अम्ल जो है हमारे शरीर में जो बनता है वो किस स्थिति में बनता है। क्या साथियों पाचन के दौरान बनता है, या फिर ऑक्सीजन की अधिकता में बनता है, या ऑक्सीजन की कमी में बनता है, या फिर साथियों निद्रा के दौरान बनता है। तो देखिए लैक्टिक अम्ल इसके जमा होने से ना मांसपेशियों में क्या होता है, दर्द होता है। इस बात को आप जानते हैं। और देखिए ये लैक्टिक अम्ल शरीर में किस स्थिति में बनता है, तो ऑक्सीजन की कमी यानी ऑक्सीजन के अभाव में क्या होता है। अगर मांसपेशियों की बात करें, मनुष्य की बात करें, तो वो आपका जो ग्लूकोज है वो आपका टूट करके किस में टूट जाता है, आपका लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहीं से ना ऑक्सीजन की कमी अगर किस में हो साथियों, अगर ऑक्सीजन की कमी अगर किसमें, ईस्ट में हो, किसमें साथियों, ईस्ट में हो अगर ऑक्सीजन की कमी, तब क्या होता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर ऑक्सीजन की कमी ईस्ट में हो तो आपका ग्लूकोज किस में टूटेगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों, हर हाल में बताना है। अगर ऑक्सीजन की कमी मनुष्य में बोले तो आपका क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल के रूप में टूट जाता है। अगर ईस्ट में बोलेगा तो वो किस में टूटता है आपको बताना है। आपको बस हिंट दे देते हैं कि वो आपका क्या हो जाता है, एक हो जाएगा आपका इथेनॉल। बस आगे का आपको बताना है साथियों। चलिए बढ़ेंगे 14 के बाद 15वां प्रश्न की ओर। ये रहा 15वां सवाल आपके सामने में। जवाब दीजिए कि त्वचा में रंग किससे आता है। देखिए हमारी त्वचा जो है, किसी का त्वचा क्या होता है, सांवला होता है, कोई गोरा होता है। तो साथियों जो त्वचा में जो रंग होता है ना वो किससे आता है, तो क्या आपका कैरोटीन से आता है, या फिर हीमोग्लोबिन, या मेलानिन, या फिर एंजाइम। तो ध्यान रखिएगा हीमोग्लोबिन जो है इसी की वजह से खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और साथियों कैरोटीन के बारे में भी आप जानते हैं, इसके वजह से क्या होता है, आपका गाजर में जो रंग होता है ना वो आपका कैरोटीन के कारण होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और आपका बचा कौन, एंजाइम से तो आपका रंग का कोई मतलब है नहीं। आपका बचा कौन, मेलानिन जो है ना साथियों इसी के वजह से ना त्वचा में रंग आता है, मेलानिन के वजह से ही। देखिए जिसके शरीर में अगर अधिक मात्रा में मेलानिन पाया जाता है ना उसका त्वचा कैसा होगा साथियों, सांवला होगा। कैसा, सांवला होगा। उसका त्वचा कैसा होगा, सांवला होगा। और जिसमें क्या होगा, मेलानिन की मात्रा कम होगा तो उसका त्वचा थोड़ा सा फ्रेश होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में गोरा बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो साथियों चलिए 15 के बाद अब बढ़ेंगे इसी तरह से 16वां सवाल की ओर। आज के सेशन का 16वां सवाल। तो आप लोग बताइए आज का सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये रहा 16वां सवाल। आप लोग जवाब दीजिए कि फॉर्मोलिन का उपयोग
किस में होता है। देखिए फॉर्मोलिन का उपयोग किस में होता है, इसको आप लोग स्टार मार करके नोट कर लीजिएगा। जो साथी जानते तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते ना इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि फॉर्मोलिन का जो उपयोग है ना साथियों वो सब संरक्षण में होता है। किसमें, शव संरक्षण में। जैसे कोई आदमी मर जाता है तो उसको अगर आप 1 दिन 2 दिन जो रखा जाता है साथियों, उसको रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, मतलब सही से रखने के लिए किसका, फॉर्मोलिन का इस्तेमाल करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यानी 16 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए 16 के बाद इसी तरह से बढ़ते हैं धीरे धीरे से 17वां सवाल की ओर। ये रहा 17वां सवाल आपके सामने में, आप लोग जवाब दीजिए फटाफट कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। बताइए, सबसे हल्की गैस बोला है, क्या वो आपका ऑक्सीजन हो जाएगा साथियों, या फिर आपका बताइए दूसरा ऑप्शन में क्या है, हाइड्रोजन हो जाएगा, या फिर हीलियम हो जाएगा, या नाइट्रोजन हो जाएगा। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना ये आपके वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये वाला सवाल ना सीटेट का पेपर 2 यानी 6 to 8 में पूछा गया सवाल है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है। आप लोग को लगता है कि सब सवाल हलवा है, लेकिन साथियों ये सवाल हलवा नहीं है। बस यही सब सवाल ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और जो सारी बातें आप लोग को बताया जाता है उसको भी आप लोग नोट करते चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें होती है। तो देखिए साथियों, सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो आप ध्यान रखिएगा सबसे हल्की गैस का बात अगर करें तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ना कुछ बातें और आप जान लीजिए जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। देखिए सबसे हल्की गैस बोला है तो ये आपका हाइड्रोजन हो गया, लेकिन अगर पूछ देता आपको कि साथियों चलिए हल्की नहीं, हमको मन है भारी पूछने का, अगर बोल देगा सबसे भारी गैस कौन सा है, तब आप क्या कीजिएगा, तो आपको घबराना नहीं है। सबसे भारी गैस बोलेगा तो आपका आर्यन, जिसको रेडॉन बोलते हैं, आप ध्यान रखिएगा। क्या बोल साथियों, रेडॉन आपका क्या हो जाएगा, सबसे भारी गैस हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए। अगर चलिए आपको गैस से हट करके अगर आपको बोल दे कि सबसे हल्की धातु, क्या पूछ दे साथियों, सबसे हल्की धातु अगर आपको पूछ दे तब बताइए क्या हो जाएगा साथियों। तो सबसे हल्की धातु अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। क्या होगा साथियों, लिथियम होगा। बस यही सब तो एग्जाम में पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। सबसे हल्की धातु लिथियम। अगर चलिए हल्की नहीं पूछ के बोल देगा कि चलिए बताइए, आपको तो हल्की पता है तो आप बता दीजिए सबसे भारी, भारी में साथियों वो वाला होगा। चलिए कोई बात नहीं, समझिए आप लोग कि सबसे भारी अगर धातु पूछ दे साथियों तो सबसे भारी धातु आपका कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ओस्मियम। कौन साथियों, ओस्मियम हो जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए एक सवाल और कितने सारे जवाब, इसलिए आप लोग को बोलते हैं कि बढ़िया से डिटेल से समझिए, ताकि अगर एग्जाम में कहीं से भी पूछे तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए 17 के बाद आप बढ़ेंगे इसी तरह से धीरे धीरे 18वां सवाल की ओर। ये लीजिए आ गया 18वां सवाल आपके सामने में, आप लोग भी जवाब दीजिए। देखिए आप लोग जवाब देते हैं ना बहुत अच्छा लगता है, इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है। चलिए साथियों 18वां सवाल कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है। बताइए, जो क्लोरोफॉर्म है ना जिसको सुखाने में काम आता है, वो वाली आप मूवी देखे होंगे, वही जो विजय राज का जैसे बहुत फेमस है डायलॉग है, उसको क्या बोलता है, वो ऑपरेशन बोल करके, वो नहीं, वो वाला जो देख लीजिएगा आप लोग के पास जाके, वाली डायलॉग विजय राज की जो रन मूवी का है साथियों, बहुत मज़ेदार है। तो देखिए क्लोरोफॉर्म जो है ना इसको सुहाया जाता है। कहाँ पे सुहाया जाता है, वो आपका बेहोश करने के लिए, जैसे किसी का ऑपरेशन वगैरह किया जाता है ना साथियों, तो क्लोरोफॉर्म सुहा करके बेहोश किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो देखिए आपका क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है, क्या आपका CHCl3 है, या फिर CCl4 है, या फिर CH4 है, या फिर CH2Cl2 है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, क्लोरोफॉर्म का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका हो जाएगा क्या, CHCl3। क्या साथियों, CHCl3। अगर बोलेगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो बेहोश करने में। किसमें, बेहोश करने में, बेहोश करने में। क्या साथियों, बेहोश करने में। और बेहोश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बेहोश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। चलिए 18 के बाद बढ़ते हैं 19वां सवाल की ओर। आई रहा 19वां सवाल। 19वां सवाल आपके सामने में आ चुका है कि कौन सी कोशिकाएं शरीर की रक्षा करती है। बताइए, हमारे शरीर की रक्षा कौन सी कोशिका करता है। क्या आपका लाल रक्त कोशिका, जिसको RBC के नाम से जाना जाता है, क्या ये करता है साथियों, या फिर श्वेत रक्त कोशिका जिसको WBC बोलते हैं, या फिर ये करता है, या फिर साथियों थक्के बनाने वाली कोशिका जिसको क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। लिख लीजिए आप लोग, थक्के बनाने वाली जो कोशिका है, अगर आपको पूछे कि कौन सी कोशिका थक्के बनाने में मदद करता है, ब्लड को थक्के बनाने में कौन मदद करता है, तो प्लेटलेट्स। कौन साथियों,
प्लेटलेट्स, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। या फिर तंत्रिका कोशिका, जो आपके शरीर में क्या करता है, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। बताइए कौन सी कोशिका शरीर की रक्षा करता है। देखिए बहुत आसान सा सवाल है, क्योंकि बार बार आप लोगों को प्रैक्टिस करा चुके हैं। अब तो बस सवाल जो ही सामने आए आप चुटकी मार के जवाब देने का काम कीजिए फटाफट। तो देखिए श्वेत रक्त कोशिका जो है साथियों, यही क्या है, शरीर की रक्षा करता है। कौन शरीर की रक्षा कौन करता है, आपका WBC, जिसको श्वेत रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आपको एग्जाम में पूछ दे कि सर श्वेत रक्त कोशिका का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको घबराना थोड़े ना है। उसका नाम क्या है साथियों, ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं उसको, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए RBC जो है, जिसको रेड ब्लड सेल बोलते हैं, इसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और आई जो बचा आपका, जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं साथियों, प्लेटलेट्स जो क्या करता है, थक्का बनाने वाली कोशिका है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। इन सभी बातों को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब 19 के बाद 20वां प्रश्न की ओर, और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। साथियों बताइए अंतिम सवाल आज के सेशन का क्या है कि दूध को दही में बदलने में कौन से सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं। बताइए कौन से सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं। क्या वो वायरस होते हैं, या प्रोटोजोआ होते हैं, या बैक्टीरिया होते हैं, या फिर कवक होते हैं। बताइए दूध को दही में बदलने में कौन से सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं। देखिए आप सबको पता है कि अगर आप लोगों को बोल देते कि बताइए साथियों दूध को दही में बदलने वाली बैक्टीरिया कौन है, तो आप सभी बता देते क्या सर, कि लैक्टोबैसिलस। कौन सा, लैक्टोबैसिलस बता देते, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लेकिन यहाँ पे सवाल को घुमाया गया है, ये पूछा गया है, लैक्टोबैसिलस नहीं पूछ के ये पूछा गया है कि दूध को दही में बदलने में कौन से सूक्ष्म जीव, यानी आपको वायरस होता है, या प्रोटोजोआ होता है, या बैक्टीरिया। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि देखिए आपको तो खुद पता है। आप क्या नाम इसका बोले, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। यानी सवाल का जवाब क्या हो जाएगा साथियों, बैक्टीरिया हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो बताइए ये था आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। अब आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना हुआ, और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। अगर मज़ा आया तो बस एक लाइक कर दें, अगर मज़ा नहीं आया तो साथियों कोई बात नहीं, इसी तरह से पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे।